Good afternoon, everyone. This is Atul Upadhyay from Plutus IAS. Welcome to Plutus. आज हम बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट निगलेक्ट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। बिकॉज हर टॉपिक तो आपको लोग पढ़ा ही रहे हैं, हिस्ट्री तो लोग पढ़ा ही रहे हैं, पॉलिटी तो पढ़ा ही रहे हैं, बट कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो हम हमेशा छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से बच्चे सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते भी नहीं है ढंग से, बहुत से बच्चे टॉपिक को सिर्फ रीड करके छोड़ देते हैं। तो आज हम बस उन चीजों के बारे में कुछ एग्जांपल्स के तौर पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि किताबें तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है छोटी छोटी बारीकियां जो यूपीएससी एस्पिरेंट भूल जाते हैं या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट ध्यान नहीं देना चाहते हैं, और उसकी वजह से उनके कई सारे अटेम्प्ट बर्बाद हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम कुछ चीजों से। ओके, फर्स्ट वन कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस। हम सिलेबस में करते क्या है कि हम सिलेबस उठाते हैं, GS1, GS2, जी पेपर 3 सारी चीजें कर लेते हैं, उनको रीड कर लेते हैं, बट उनको कंप्लीट कैसे करना है, हाउ हम कैसे उनको खत्म कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जो मेरा तरीका है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका है, वो इस तरह से होना चाहिए कि सबसे पहले आपको जनवरी एंड तक मेंस प्लस ऑप्शनल खत्म कर देना चाहिए। क्यों खत्म करना है, रीजन वाई? क्योंकि देखो सबसे बड़ा चंक ऑफ पोर्शन जो है ना वो आपका मेंस और ऑप्शनल का रहता है, सबसे बड़ा। कैसे? GS1 करना है आपको मेंस में, GS2 कंप्लीट करना है, GS3 करना है, GS4 करना है, 2 ऑप्शनल के पेपर हैं। ओके, ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको खत्म करनी रहती है। अगर आप ये सोचोगे नहीं मैं अभी प्रीलिम्स कर लेता हूं, फिर मैं आराम से थोड़ा बहुत करके उसके बाद प्रीलिम्स के बाद मेंस करूंगा, सबसे ज्यादा ब्लंडर होता है वो। बिकॉज आपके नोट्स नहीं तैयार हैं, आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो रखी है, और अगर आप सोचोगे डायरेक्टली मैं जाके कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मेरा मानना है सबसे पहले जो मेरा तरीका था या जो मेरा तरीका है वो आप डेली आपका ऑप्शनल और मेंस पे ध्यान हमेशा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने जीएस पेपर 1 उठाया, जीएस पेपर 1 लिखा, अब उसमें टॉपिक वाइज सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हुए हैं, उन टॉपिक्स को आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आपकी हर एक एक चीज कंप्लीट हो जाए। बिकॉज यूपीएससी टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी वर्ड से क्वेश्चन पूछ लेता है, स्पेशली ऑप्शनल पेपर्स में। तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप जनवरी एंड तक किसी भी तरह से वो ऑप्शन खत्म कर लें, या किसी भी तरह से वो आपका मेंस का पेपर खत्म कर लें। ताकि फायदा क्या होगा इससे, बिकॉज मेंस में हिस्ट्री आने ही वाला है, पॉलिटी आने ही वाला है, ज्योग्राफी आने ही वाला है, तो उसके लिए तो आप पढ़ने ही वाले हैं आफ्टर जनवरी प्रीलिम्स के लिए। बट उसके पहले आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीट हो जानी चाहिए फॉर ऑप्शनल, आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीट हो जानी फॉर मेंस। ठीक है, ताकि आप जब प्रीलिम्स खत्म हो उसके बाद जब आप बैठे तो आपके पास सब चीजें प्रिपेयर्ड हो, खाली आपको रिवीजन करना रहे। उसके बाद मान लो जन एंड तक आपने मेंस और ऑप्शनल खत्म कर लिया, सेकंड चीज जो स्टार्ट होती है आपकी फैब से स्टार्ट होती है। फैब से लेके मई में आपका प्रीलिम्स होगा। यहां पे आपको डेली के 2 to 3 आवर्स, डेली के 2 to 3 आवर्स आपको अपने ऑप्शनल को देने चाहिए। क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको रैंक दिलाएगा, 500 नंबर का पेपर है ना, तो जो 500 नंबर का पेपर है उसमें अगर आपके 300 या 350 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं, वो कैसे आएंगे? जनवरी एंड तक आपने मेंस और ऑप्शनल खत्म किया, उसके बाद आप डेली के प्रीलिम्स तक, प्रीलिम्स के बेसिकली आप मान सकते हैं 10 से 15 20 दिन पहले तक आप ट्राई करो कि ऑप्शनल को 2 से 3 घंटे डेली उसको दो। बिकॉज रिमेनिंग अगर टाइम आप देखोगे तो फिर भी आपके पास 9 घंटे बचेंगे, अगर डेली का 12 घंटे देने का सोच रहे हो तो। इन 9 घंटों में आप प्रीलिम्स के लिए बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत आराम से। डेली टेस्ट पेपर्स दो। मेन प्रीलिम्स में आप ये कह सकते हो कि मेन टेस्ट है, आप जितने टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, जितने मैक्सिमम टेस्ट दे सकते हो उतने दो, बिकॉज उससे प्रैक्टिस होगी। बिकॉज ये मान के चलो कि अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया मान लो आपने, है ना, आपने बढ़िया जम के पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो ये मान सकते हो कि आपको 35 क्वेश्चन यूपीएससी में आएंगे ही आएंगे।
ये मान के चल सकते हो। बट रिमेनिंग आपको कम से कम अटेम्प्ट 75 टू 80 करना है। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो 35 क्वेश्चन आपको आ गए, ठीक है, और रिमेनिंग आपको 40 या 45 क्वेश्चन आपको और अटेम्प्ट करने हैं, मान लिया आपने। तो अगर जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जिनको यूपीएससी ने इसलिए इंक्लूड किया है कि आपकी जो लॉजिकल गेस वाली पावर है, लॉजिकल गेस मतलब तुक्का नहीं मारना है कि जय माता दी बोल दिया हमने तुक्का मार दिया और हमारा काम हो गया, नहीं। लॉजिकल गेस मतलब आपने कभी ना कभी वो टॉपिक पढ़ा होगा, उससे रिलेट करके आपने गेस वर्क किया है और उससे आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और वो तभी हो सकता है जब आपने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, मिनिमम 50 पेपर आपने लगाए हैं या मिनिमम आपने 40 पेपर सॉल्व किए हैं सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ। और सॉल्व करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने टिक मारा खत्म किया आगे बढ़ गए, नहीं। सॉल्व करने का मतलब आपने उसको एनालाइज किया है, हर एक ऑप्शन को एनालाइज किया है, क्वेश्चन को एनालाइज किया है। आप इस तरह से ट्राई करके देखो प्रीलिम्स का, फिर मुझे बताना, क्योंकि वो 35 क्वेश्चन तो आपको आने ही वाले अगर आपने प्रिपेयर किया। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं जो भी ये वीडियोस देख रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो एक सीरियस एस्पिरेंट होगा। ओके, और मुझे लगता है कि हाँ उसने 1.5-2 साल जम के मेहनत की होगी, तो मुझे ये पता है कि उसके बाकी सारे सेक्शन कंप्लीट होंगे, चाहे वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो। बट क्या उसने मैक्सिमम प्रैक्टिस की है? बिकॉज प्रीलिम्स में आप जब ऑप्शन देखोगे आपको लगेगा सारे ऑप्शन सही हैं, तो बिना प्रैक्टिस के आपको क्या सही है क्या गलत है आप समझ ही नहीं पाओगे। तो बेस्ट तरीका क्या है समझने का? प्रैक्टिस। मिनिमम 50% पेपर तो आपको देने ही देने हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। मान लो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मान लो आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, हम मान लेते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग नहीं देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सबका प्री क्वालिफाई हो, मेंस तक तो पहुंचे, ताकि उनको मेंस का एक एक्सपीरियंस मिले कि किस तरह से पेपर होता है, क्या स्ट्रेस कंडीशन होती है कि दिन में आपको 2 पेपर देने हैं। ओके, तो वो चीजें उनको फील करने को मिले। तो मान लो आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, अब आप मेंस में पहुंच चुके हो। ओके, और मेंस में क्या है, आपके पास 2.5 से 3 मंथ बचे हैं। अब यहां क्या, तो जो टेक्निक मैंने बताई, जो तरीका मैंने बताया कि मान लो आपने जनवरी तक आपने सारी चीजें कर ली है, आपका ऑप्शनल प्रिपेयर्ड होकर आपने रख लिया है नोट्स बना के, और ऊपर से आपने प्रीलिम्स तक आपने ऑप्शनल को रिवाइज भी किया है अच्छे से, उसके आंसर राइटिंग बनाए हैं। ओके, और आपका क्या कहते हैं मेंस वाला पोर्शन भी कंप्लीट है, आपके सारे नोट्स प्रिपेयर्ड है एवरी सब्जेक्ट है ना। फॉर एग्जांपल आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर लिया है, आपने इंटरनल सिक्योरिटी खत्म कर लिया है, इंटरनल कंप्लीट कर लिया है। मैंने इन 3 टॉपिक का नाम इसलिए लिया बिकॉज प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे, प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी आप पॉलिटी पढ़ रहे होगे, ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे, बट कुछ चीजें आप नहीं पढ़ रहे होगे जिनके आपने नोट्स बना के साइड में रखे हुए हैं, ताकि आप प्रीलिम्स के बाद उनको पढ़ोगे, उनको रिवाइज करोगे। ओके, तो मैं ये मानता हूं कि ये चीजें आपने कंप्लीट कर रखी होगी। तो आप देखो, अब आपने जो मैक्सिमम चंक ऑफ पोर्शन है, जो सबसे बड़ा पोर्शन था, वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो करना क्या है, अब खाली हमको रिवाइज करना है। काम ऑलरेडी आसान हो चुका है, ऑप्शनल प्रिपेयर्ड है आपका। तो 3 महीने अगर आप डेली के 12 घंटे दे रहे हैं आंसर लिखने में, ठीक है, सारी चीजें करने में, तो ये मेरी गारंटी है, जिस तरीके से मैंने बताया है मीन्स रोकना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपने हर चीज कर ली है, ठीक है। आप गैस कर सकते हो हर चीजें। ओके, तो सारी चीजें आप आराम से गैस करके हर चीजें कर सकते हो, ठीक है। और चीजें जितना आप लिखोगे, बेसिकली मेन आपकी लिखाई है कि कितना आप लिख सकते हो। ओके, जितना आप लिखोगे उतनी चीजें आपकी अच्छी अपने आप होती चली जाएगी, ठीक है। अब मान लो आपने जिस तरीके से मैंने बताया उस तरह से मेंस भी प्रिपेयर किया, अब यहां आप नोटिस करोगे आपके ऊपर बर्डन बहुत कम है, ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है। ऑलरेडी बर्डन कम है तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आराम से आपकी चीजें खत्म हो जाएंगी। लास्ट में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट बचा है ना, हम उसको इंटरव्यू ऑलरेडी नहीं बोलते, पर्सनैलिटी टेस्ट, बिकॉज ऑलरेडी नॉलेज का टेस्ट आपका ऑलरेडी वो लोग ले चुके हैं प्रीलिम्स और मेंस में, ठीक है। ऑलरेडी नॉलेज का टेस्ट वो लोग प्रीलिम्स और मेंस में ले चुके हैं। अब आपके खाली वो लोग को पर्सनैलिटी चेक करनी है उनको, और वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे। अगर उनको लगता है कि हाँ आप उसको काबिल हो कि आप IAS IPS जो भी पोस्ट हो उसके लिए आप बने हुए हो, तो आपको वो नंबर देंगे, ठीक है, या तो फिर वो नंबर नहीं मिलता, ठीक है। तो यहां तक तो हमने ये देखा कि किस तरह से प्रोसेस करना चाहिए। और यहीं पे स्टूडेंट करता क्या है कि रैंडमली चीजें करता है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करता, और वहां पे उसका प्रीलिम्स रुक जाता है या मेंस रुक जाता है। उसके पीछे रीजन ही यही है कि प्लानिंग नहीं है, आपने तरीका सही नहीं अपनाया है। हाँ, क्या पता जो मैंने तरीका बताया उसके अलावा भी किसी का बेटर तरीका हो, वो कर सकता है, पॉसिबल है, क्या पता उस किसी ने अपना एक तरीका डेवलप किया हो। बट मेरे हिसाब से ये तरीका मुझे बढ़िया लगता है, क्योंकि इसमें नोटिस करेंगे तो बर्डन खत्म हो जाता है। आपके ऊपर बर्डन कभी भी नहीं आया, ना आपके ऊपर स्टार्टिंग फेज में आया, ना आपके ऊपर मिडिल फेज में आया, ना आपके ऊपर एंड फेज में आया।
तो मेनली यूपीएससी में जो स्ट्रेस हमको रिलीज करना है और या फिर स्ट्रेस से रिलीफ पाना है, उसके लिए एक ही तरीका है कि आप कितने तरीके से अपनी चीजों को आसान कर सकते हो या कितना अपनी चीजों को आसान आप कर सकते हो। ये तो पहली चीज हुई। दूसरी चीज क्या है? सेकंड चीज वो है जो हमें जल्दी कोई सिखाता नहीं है, हमें खुद सीखनी पड़ती है। सेकंड चीज है टॉपिक अंडरस्टैंडिंग। देखो, बुक्स सब पढ़ रहे हैं, बुक्स मैं भी पढ़ रहा हूं, बुक्स आप भी पढ़ रहे हो, है ना। मेरे ख्याल से एक छोटा बच्चा जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है वो किताबें पढ़ ही रहा होगा। बट एक यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर एक जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर जो आईएएस बन जा रहा है, उसमें और उस छोटे बच्चे में डिफरेंस क्या है? बिकॉज हर कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ो, 6 से 12 तक ही पढ़ डालो, बट उसमें पढ़ना क्या है कोई ये नहीं बताता, है ना। हर इंसान कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, ये लो एनसीईआरटी है 6 की है, इसको पढ़ लो, ये हिस्ट्री की है, ये पॉलिटी की है, ये ज्योग्राफी की है, ये इकोनॉमिक्स है, पढ़ लो। बट पढ़ना क्या है कोई ये बता नहीं पाता या कोई समझा नहीं पाता, है ना। तो क्या उसको सच में पढ़ना है कि उसको समझना है? तो बेसिक चीज ये है कि हमको उसको पढ़ना नहीं है, उसको हम समझना है। कैसे हम समझ सकते हैं उस बुक को या कैसे हम उस किताब को समझ सकते हैं? समझने का मतलब क्या है ना। सबसे मेन चीज है समझना कैसे है या क्या मतलब है समझने का। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। हम सभी ने आईवीसी पढ़ा होगा, हम सभी ने आईवीसी पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सही कहा मैंने आपने हड़प्पा को सब जानते हैं, है ना। तो अब हड़प्पा हम जानते हैं कि बढ़िया टाउन प्लानिंग थी, है ना, 90 के एंगल पे सड़क कटती थी, बहुत बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत बढ़िया। उस टाइम पे वो लोग फैशन के शौकीन थे, बीएड रखते थे जैसे मैंने रखी है, ओके। अच्छे कपड़े पहनते थे, है ना। बीएडेड प्रिस्ट की आपने मूर्तियां देखी होंगी, है ना, जिसने शॉल पहना हुआ है और उस पर भी कुछ कलाकारी की गई है। तो हमने पढ़ तो ये सब चीजें रखा है। क्या यूपीएससी डायरेक्टली ये चीजें पूछता है? हाँ, पॉसिबल है कि प्रीलिम्स में आपसे चीजें पूछ ले, प्रीलिम्स से ये पूछ ले कि कहाँ मिला, कैसे मिला, अच्छा मोहनजोदाड़ो क्या था, अच्छा डॉकयार्ड क्या था, है ना। डॉकयार्ड क्यों इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे? आप सोचो, एक सिविलाइजेशन जो आज से करीब 5000 साल पहले, या आप डेट में शायद गलती हो सकती है मुझसे, ठीक है, उस टाइम डेवलप हो रही है, ठीक है, और उस टाइम पे वो इतनी ज्यादा ग्रो कर चुकी है कि वो ट्रेड कर रही है अदर कंट्रीज से, वो अच्छे कपड़े पहन रही है, वो मेकअप में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग मेकअप भी यूज कर रहे हैं, है ना। वो लोग बढ़िया हेयर स्टाइल बना रहे हैं, बढ़िया सड़कें बना रखे हैं, है ना। हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जो उनका सीवेज सिस्टम था, जो उनका सारी चीजें थी प्रॉपरली मेंटेन थी, है ना। जगह जगह पे ढक्कन लगा रखे थे जिनको क्लीन करने के काम आते थे, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट था उनके पास। आप सोचो उस टाइम पर वो लोग डॉकयार्ड बना के बैठे हुए हैं और पूरे वर्ल्ड से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कुछ, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इतने साल पहले स्टार्ट हुई और एक टाइम पर डिक्लाइन भी हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे उसके रीजंस हैं, हम कभी और डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बट एक टाइम बाद डिक्लाइन हो जाएगी। क्या आज के टाइम पे हम उसको कुछ फॉलो कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल आईवीसी का ड्रेनेज सिस्टम, आईवीसी का ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट था। इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने उसको मेंटेन किया था कि आप ये सोचो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। दिल्ली में आप देखोगे गटर खुले हुए हैं, है ना, सीवेज सिस्टम खुला हुआ है, ढक्कन प्रॉपर्ली नहीं होता, क्लीन नहीं होता, हमेशा लीकेज होती रहती है, बारिश में पानी भर जाता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं, क्या हमने सच में उनसे सीखा कुछ? अब यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि ड्रेनेज सिस्टम क्या था या क्या था, बिकॉज ऑलरेडी बहुत बार बहुत सालों पहले ये क्वेश्चन सारे कर चुका है। बट अब क्या पूछेगा? अब उसकी इच्छा क्या है? जिस तरह से यूपीएससी डायनेमिक होता जा रहा है, तो अब वो ये नहीं पूछेगा कि ड्रेनेज सिस्टम क्या था, वो ये पूछेगा क्या हम उससे क्या सीख सकते हैं। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी हर टॉपिक से, चाहे वो ज्योग्राफी ले लो, चाहे वो पॉलिटी ले लो, चाहे वो इकोनॉमिक्स ले लो, चाहे वो आप हिस्ट्री ले लो। अब यूपीएससी ये चाहता है कि क्या आप उन टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हो, क्या आप जो एंशिएंट हिस्ट्री में हुआ, जो वहां पे अच्छी चीजें थी, जो वहां पे बढ़िया चीजें थी, क्या आप उनको कनेक्ट कर सकते हो प्रेजेंट डे लाइफ से? अगर आप कर सकते हो तो आपका काम हो चुका है।
आप ये एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा की मैंने बात की, हम क्या सीख सकते हैं उस सिविलाइजेशन से? हम उस सिविलाइजेशन से हाइजीन सीख सकते हैं बेसिकली, कि सीवेज सिस्टम किस तरह से क्लीन किया जाए, किस तरह से सड़कें मेंटेन रख सकते हैं, किस तरह से प्रॉपर टाउन प्लानिंग है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में बहुत सी ऐसी जगह है जहां प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं है, रेंडमली घर बने हुए हैं, पतली सी गलियां हैं। उस टाइम पे सोचो, उस टाइम पे बढ़िया टाउन प्लानिंग वो लोग कर रहे थे, प्रॉपरली टाउन प्लानिंग। तो हम उससे वो सब चीजें सीख सकते हैं, और यूपीएससी यही चाहता है कि आप कनेक्ट करिए कि प्रेजेंट डे में हम क्या सीख सकते हैं ऐसी सिविलाइजेशन से, या क्या हम कर सकते हैं। ओके, तो मेन चीज क्या है? कनेक्टिविटी। क्या है? कनेक्टिविटी। यूपीएससी को ये मतलब नहीं है कि चीजें क्यों हुई, सॉरी, यूपीएससी को इस चीज से मतलब नहीं है कि चीजें कहां हुई, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं बाढ़ आ गई, तो यूपीएससी को इससे मतलब नहीं कि बाढ़ आई या कहां आई, उसको मतलब है क्यों आई, रीजन क्या था, क्या वो ह्यूमन इन्फ्लुएंस था, कि क्या वो नेचर के द्वारा किया गया था। तो हमको चीजें कनेक्ट करनी सीखनी पड़ेगी अगर हमें यूपीएससी में अब क्वालिफाई चीजें करनी है तो, या अब हम चीजें आगे बढ़नी चाहिए तो उसके लिए हमें चीजें सीखनी पड़ेगी। सीखेंगे कैसे? समझ के, कनेक्ट करके। और कनेक्शन कैसे करेंगे? एनसीईआरटी को आपको इस तरह से नहीं पढ़ना कि आप एनसीईआरटी रीड किया खत्म कर दिया, नहीं। एनसीईआरटी को आपको समझना है, आपको चीजें जाननी है उसमें से, कि अगर चीजें हुई तो क्यों हुई। फॉर एग्जाम्पल गांधी का, अगर गांधी जी का हम टॉपिक लें, तो गांधी जी आप स्टार्टिंग में देखोगे कि नॉन वायलेंस को सपोर्ट कर रहे थे, हर चीज कर रहे थे, है ना। कि आपको चौरा चौरी वाला कांड याद होगा 1922 के आसपास का, है ना, कि वहां पे एक पुलिस स्टेशन को, जब लोगों की भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, तो वहां पे हमने वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हमने वहां पे रोक दिया था, गांधी जी ने वहां पे रोक दिया, स्टॉप कर दिया। बट आप नोटिस करोगे जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है ना, जब गांधी वहां भी हैं, बट गांधी वहां क्या नारा दे रहे हैं? करो या मरो। उस टाइम वो जेल में चाहते तो वो मूवमेंट रोक सकते थे, बट वहां क्यों नहीं रोका गया? उसके पीछे रीजन है कि गांधी जी इस टाइम पे मासेस को प्रिपेयर कर रहे थे कि जब भी कोई बड़ा मूवमेंट हो तो मासेस की एनर्जी खत्म ना हो। बिकॉज जब भी कोई मूवमेंट लंबे टाइम तक चलता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी है, मैं दिन भर काम करूं, शाम को थक जाऊंगा, सो जाऊंगा, बिकॉज इट्स ए ह्यूमन बॉडी, थकेगी। सेम गोज विथ एनी मूवमेंट। अगर कोई मूवमेंट है वो कंटिन्यूस चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, तो एक टाइम आएगा कि मासेस थक जाएगी, वो थक के हार मान जाएगी, बैठ जाएगी। और गांधी जी को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी। इसलिए जब स्टार्टिंग के फेज के गांधी जी को आप देखोगे तो वो इस तरह से कि नॉन वायलेंस को सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज उनको पता था कि गलती से भी जनता ने हथियार उठाए या कुछ किया तो सामने से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी रुकेगी नहीं, वो भी हथियार उठाएगी, वो भी अटैक करेगी, वो भी शायद कई सारे लोगों की जान ऑलरेडी ले चुके थे वो। बट जब वो एंड फेज आता है, गांधी जी को लग चुका था कि वीक, अब ब्रिटिश बहुत कमजोर हो चुका है ऑलरेडी, तो वहां पे मूवमेंट को स्टॉप नहीं करते हैं। और आप देखोगे इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द वायलेंट मूवमेंट अगर कोई था तो आपको क्विट इंडिया मूवमेंट मिलेगा देखने को। तो इसी तरह से हमको चीजों को कनेक्ट करना है, इसी तरह से चीजों को कनेक्ट करना है ना। फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज में आप जाओगे तो हिमालयाज पे हमको बहुत सारे ओशंस रिमेन्स मिलते हैं आज भी। क्यों मिलते हैं? रीजन क्या है? तो आप देखोगे कि जब इंडियन प्लेट मूवमेंट कर रही थी, है ना, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूवमेंट कर रही थी, तो जब वो रास्ते में चल रही थी तो वो ओशन के ऊपर से आ रही थी, है ना। उस टाइम पे 33 सी था, जितना आपको पता होगा। तो जब वहां से गुजर रही होगी तो बहुत सारे ओशन रिमेन्स भी वहां होंगे, और जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराई होगी, ठीक है, तो जो टकराई होगी तो बहुत सारे रिमेन्स उसके साथ में ऊपर आ गए होंगे, इसीलिए हमें मिलती है। तो हमने कैसे सीखा? कनेक्ट करके। हमने जाना पीछे जाकर, अच्छा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो यूपीएससी को कॉन्सेप्ट से मतलब है, यूपीएससी को फैक्ट से मतलब तो है, कहीं ना कहीं आप यूज करोगे उसको आंसर राइटिंग में, या कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में आएगा, बट मेन मतलब यूपीएससी को कॉन्सेप्ट पे है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है कि नहीं। और वो कैसे आएगा? कनेक्टिविटी से। तो हमको क्या करना है? हमको रीडिंग नहीं करनी है, रीडिंग सब कर रहे हैं, हमको कॉन्सेप्ट समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि अच्छा वो चीजें हुई क्यों, रीजन क्या था उसके पीछे। ठीक है, ये तो दो चीजें हुई, हमने दो चीजों के बारे में बात की, है ना। जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पॉजिटिव रहना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? इतना बड़ा सिलेबस है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, 10 लाख स्टूडेंट है, हर साल फॉर्म भरते हैं, उसमें से सिर्फ 1000 सीट है।
तो सबसे मेन चीज है पॉजिटिव रहना। अगर आप पॉजिटिव रह ही नहीं पाएंगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इतना स्ट्रेस है, आपको स्ट्रेस हैंडल करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है, काम करते रहिए। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप काम करेंगे, आप अपना दिमाग डाइवर्ट नहीं करेंगे, उतनी चीजें आपकी ऑलरेडी अच्छी होती चली जाएगी। ट्रस्ट मी, जस्ट बिलीव इन प्रोसेस। मेरे फेवरेट क्रिकेटर MS धोनी है, वो एक ही चीज कहते हैं, जस्ट ट्रस्ट इन दैट प्रोसेस। क्योंकि रिजल्ट फॉलो करेगा। अगर आपकी प्रोसेस अच्छी है, आप प्रोसेस हर चीजें फॉलो कर रहे हैं, है ना, अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, आंसर राइटिंग अच्छे से कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और आप उस प्रोसेस पे भरोसा रख रहे हैं, तो ये एग्जाम बहुत टफ नहीं है, ये एग्जाम बहुत आसान है। ठीक है, बट आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, है ना, कभी कभी रखना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी है। यहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी, बहुत लंबा सिलेबस है, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिव रहना। जितना पॉजिटिव आप रह सकते हैं उतना रहिए, है ना। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितना नेगेटिव लोगों से दूर रह सकते उतना रहिए। ठीक है, और पॉजिटिव रहिए, एंड इट इज द प्रोसेस। और इन्हीं सब चीजों में हमारे इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प करता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे बैच साइज बहुत स्मॉल है। ठीक है, बेनिफिट क्या है, टीचर आप पे ध्यान दे पाता है। टीचर इज लाइक योर फ्रेंड। अगर वो है, आप छोटे बैच साइज में बैठे हैं, टीचर आपको देख पाता है, समझ पाता है ना, कि बच्चा परेशान तो नहीं है। बिकॉज पढ़ा तो वो रहा है, समझ तो आपको चीजें आ ही रही हैं, बट मेन चीज क्या है, क्या वो टीचर एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड, बिकॉज यहाँ पे टीचर नहीं है, गाइड है। क्योंकि टीचर कहां पर होगा, जहां बैच साइज बड़ा है, जहां टीचर आपको देख भी नहीं पा रहा, समझ भी नहीं पा रहा, सुन भी नहीं पा रहा, बेसिकली आपसे मिल भी नहीं पा रहा। बट यहाँ पे बैच साइज छोटा है, तो बेनिफिट क्या है उस चीज का, कि टीचर आपको देख पा रहा है, समझ पा रहा है ना, बात कर पा रहा है बेसिकली आपसे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा पा रहा है। सिर्फ क्लासरूम में नहीं, आप बाहर भी उनसे मिल सकते हो, है ना। आपको क्लास में कोई चीज समझ में नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मैं सर से, टीचर से कैसे पूछूं, है ना, बट आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। वैसे इतना स्मॉल है कि आराम से आप उनसे पूछ सकते हो, कोई इंस्टीट्यूट नहीं देगा आपको, हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बिकॉज आप अपनी हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करते हो, और अगर वो गलत जगह इन्वेस्ट हो जाए तो नुकसान हो जाता है। ठीक है, और जो भी चीजें बताई उस वे में हम फॉलो करते हैं यहाँ पे, है ना। सारी चीजें आपको कुछ समझाते हैं, अंडरस्टैंड कराते हैं। बेसिकली पढ़ना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है, जितना अंडरस्टैंड आप कर सको। ओके, तो यही सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से हर एस्पिरेंट को ध्यान देनी चाहिए। बिकॉज पढ़ा तो सब रहना है यार, सब, मतलब मेरे ख्याल से आप देख लो, हर लोग तो पढ़ा ही रहे हैं, हर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बट आपको ये कौन समझाएगा कि अच्छा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से चलो, कोई नहीं, एग्जाम है, इट्स लाइक अ टेस्ट मैच, है ना। क्रिकेट तो बहुत लोग देखते ही होंगे, इट्स लाइक अ टेस्ट मैच, 5 दिन का गेम है, आज नहीं हुआ तो कल होगा, है कि नहीं। बट वो कब होगा, जब आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, जब आप पॉजिटिव रहोगे, जब आपके पास कोई ऐसा मेंटर होगा, या आपके पास कोई ऐसा गाइड होगा जो आपको ऑलवेज बोलता रहेगा नहीं कोई बात नहीं होगा, है ना। अगर वो बोल रहा है कि आप पॉजिटिव रहो, तो पॉजिटिव रहो, ट्राई करो पॉजिटिव रहने का। सबसे पॉजिटिव, सबसे इजी तरीका है, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ। जो आपको ये कहते हैं कि नहीं होगा, उनसे फटाक से दूर हो जाओ, क्योंकि वही वो लोग हैं जो आप चाहते ही नहीं कि आप कुछ बनो। ओके, सो दैट्स इट। मेरा बस टाइम इतना ही था जितना मुझे समझाना था। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो जस्ट आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ओके, मेरा नाम अतुल है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।